सैंपल सर्वे एक ऐसा टूल है जो आमतौर पर ह्यूमन रिसर्च करते समय उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर प्रीडिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल से किसी पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सर्वे का उपयोग अक्सर रिस्पोंडेंट्स की इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, इवेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, इंटरटेनमेंट या मूवी का रिव्यूज, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे, डेमोग्राफिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, मार्केट रिसर्च सर्वे, क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज और इसके अलावा किसी भी स्टडी में जिसमें सर्वे कंडक्ट होना है। फाइनली इट कैन बी सेड दैट सर्वेज आर ए वेरी ब्रॉड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टूल। अब सवाल ये उठता है कि सर्वे को कंडक्ट करने के लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर स्टडी में टारगेटेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और इससे ड्रॉ किया गया इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज इन ए वेरी सिंपल वे इस पर बेस्ड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज एक्सप्लेन्ड इन ए सिंपल वे। जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन का एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक मैं लेकर आऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या मटेरियल अरेंज किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। किसी भी सैंपल सर्वे को कंडक्ट करने से पहले हमारा जो सबसे पहले मेन उद्देश्य ये होता है कि सैंपल साइज को डिटरमाइन करना। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे, इसके बाद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग सैंपल साइज के, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 तरह के फैक्टर होते हैं। इसको स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन भी कहा जा सकता है। डिग्री और लेवल ऑफ प्रेसिशन, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। इन तीनों को हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद इसमें हम सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन के मेथड्स को देखेंगे जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। 2 टाइप्स के फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कोक्रांस फॉर्मूला और यमाने फॉर्मूला। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों पॉपुलेशन के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। उस एग्जाम्पल को देखते हुए सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे हम। ये दोनों मेथड के लिए होगा, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन दोनों केस में। कोक्रान फॉर्मूला का यूज करते हुए सैंपल साइज का जो हमने मेथड समझा है, जिसको मैं अभी डिस्कशन करूंगा, उसको एक टेबल में समराइज किया हुआ है मैंने। इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पे अल्फा की वैल्यू है और सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है विथ डिफरेंट मार्जिन ऑफ एरर्स। इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम भी यहाँ पर समझेंगे। और उसके बाद इन सारे मटेरियल्स को मैंने जहां जहां से लिया है उसके रेफरेंस को मैंने इस स्लाइड में कवर कर दिया है। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रिटन मटेरियल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस बुक से लिया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है सैम्पलिंग की। ये एक डेविड ए के की बुक है, क्लिप्स एपी स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है एक इनिशियल स्टेज से, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मिल जाएगी। जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो इसी बुक से लिया हुआ है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के भी स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए ये भी बहुत अच्छी बुक कारगर साबित होगी। इसके बाद इस बुक के बारे में आपको बहुत लोगों को मालूम होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी CR कोठारी की बुक होती है, तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक है। फिर चूंकि कोक्रान फॉर्मूला हमने यूज किया है, यहाँ से भी कुछ टॉपिक को उठाया है और बाकी इंटरनेट मटेरियल है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप चीजों को समझ सकते हैं। जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे सैंपल साइज कैलकुलेशन विकी हाउ, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ से और भी चीजें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो फिगर मैंने यूज किया है वो भी इंटरनेट के कुछ सोर्सेज हैं, वहीं से लिया हुआ है एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सैंपल साइज के कैलकुलेशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सैंपल साइज कैलकुलेशन करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सैम्पलिंग थ्योरी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ए स्टैटिस्टिशियन और रिसर्चर में फेस बिफोर प्लानिंग फॉर द सैंपल सर्वे। ये कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं जो स्टैटिस्टिशियन या रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर या आपके जिस कंपनी ऑफिस में काम कर रहे हैं सुपरवाइजर,
जो फेस करते हैं उसकी वजह से आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए दिया है, और आप उस सैंपल साइज को कैलकुलेट करने के लिए बहुत तरह के मेथड यूज करते हैं। तो कौन कौन से वो प्रॉब्लम हैं जो फेस किए जा सकते हैं? जैसे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट शुड बी द सैंपल साइज, सैंपल साइज क्या होना चाहिए, हाउ लार्ज और स्मॉल शुड बी द सैंपल सो दैट इट मे बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना साइज होना चाहिए एक सैंपल का जिससे कि उस टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके वो सैंपल। थर्ड नंबर कुछ पॉइंट ऐसे आ सकता है कि वेदर द एस्टिमेटेड सैंपल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट सैंपलिंग एरर, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। एंड लास्ट एंड फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आपके माइंड में आएगा वो ये हो सकता है कि हाउ टू डिटरमाइन द सैंपल साइज फॉर द स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो भी स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं या फिर आपके गाइड ने, आपके सुपरवाइजर ने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो आप उस सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन से प्रोसीजर को यूज करेंगे। तो इन सारे बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपके माइंड में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे वो सारे यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपका सैंपल बहुत ज्यादा छोटा हो, मतलब इफ योर सैंपल साइज इज टू स्मॉल देन इट मे नॉट सर्व टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाना मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा। इफ सैंपल साइज इज टू लार्ज इट मे एक्वायर ह्यूज मनी, टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स। मतलब सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज होने में भी फायदा नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा होने में भी फायदा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सैंपल साइज जितना बड़ा हो आपका स्टडी बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अब इतना भी बड़ा ना हो कि उसमें मनी भी लग जाए, टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगे। तो इन सब को आपको माइंड में रखते हुए उसको ऑप्टिमाइज करना है और उसके साथ साथ सैंपल साइज को कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो मेन कंसर्न यही होता है कि ए सैंपल विद द स्मॉलेस्ट सैंपलिंग एरर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल साइज आपका इतना लार्ज होना चाहिए कि उसका सैंपलिंग एरर मिनिमम से मिनिमम हो, वही आपके पॉपुलेशन का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो सैंपल मस्ट बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू मिनिमाइज दिस एरर्स। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर का यूज करते हुए ही सैंपल साइज को कंप्यूट करना है जिससे कि इन एरर को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि सैंपल साइज को कंप्यूट किया जा सके या एस्टिमेट किया जा सके या डिटरमाइन किया जा सके। बहुत सारे बुक्स को आप जब पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से कि सैंपल साइज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो वहां पर आपको यही देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल साइज, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज, एस्टिमेशन ऑफ सैंपल साइज। इन सबका मीनिंग सेम है। आपको करना यह है कि इसमें जो बेसिक फैक्टर्स यूज होते हैं उसको माइंड में रखना है और वही 3 चीजें आपको उस बुक में से खोजनी है कि कौन कौन सी 3 ऐसी फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 स्टैटिस्टिकल कंसीडरेशन इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। वो तीनों ये हैं, डिग्री और लेवल ऑफ प्रिसिशन, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। इन तीनों को हम बारी बारी से नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन में यही 3 फैक्टर काम करते हैं। अब हम इसके फर्स्ट फैक्टर को देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, डिग्री और लेवल ऑफ प्रिसिशन। तो लेवल ऑफ प्रिसिशन जो होता है वो मार्जिन ऑफ एरर होता है। मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, मींस कि जो पॉपुलेशन से आप सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे वो सैंपल साइज का एस्टिमेट और पॉपुलेशन का जो वैल्यू है उन दोनों का बीच में जो एरर होगा वो मार्जिन ऑफ एरर यही कहलाता है, मार्जिन ऑफ एरर, लेवल ऑफ प्रिसिशन। इसको मार्जिन ऑफ परमिसिबल एरर भी कहा जाता है या सैंपलिंग एरर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रिस्क होता है जो रिसर्चर खुद डिसाइड करता है कि हमें इतना सैंपल साइज चाहिए जिससे कि मार्जिन ऑफ एरर मेरा 1% का हो, 2% का हो, 3% का हो, ऐसे होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्क ए रिसर्चर और स्टैटिस्टिशियन और इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर ऑफ एनी स्टडी इज विलिंग टू टॉलरेट व्हाइल यूजिंग द डेटा टू मेक डिसीजंस। डिसीजन लेने से पहले वो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होकर के करेगा कि उसका मार्जिन ऑफ एरर कितना होना चाहिए। अगर जो सैंपल सेलेक्ट होकर के आया उस सैंपल का सिलेक्शन इस प्रकार से हो
कि वो गुड रिप्रेजेंटेटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन किसी केस में रिप्रेजेंटेटिव अगर उतने अच्छे तरीके से नहीं हो तो उसका एरर मतलब 1% 2% का एरर होना चाहिए। तो वो मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये मार्जिन ऑफ एरर, इस मार्जिन ऑफ एरर को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। तो आपको इतना चीज ध्यान में रखना है कि सैम्पलिंग एरर हो या मार्जिन ऑफ परमिसिबल एरर हो या लेवल ऑफ प्रिसिशन हो, मार्जिन ऑफ एरर हो, इन सब को एक ही नाम से जाना जाता है। अब कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले सैंपल साइज के कैलकुलेशन को तो हम बाद में समझेंगे, पहले इसके प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझते जाते हैं। आपका मार्जिन ऑफ एरर जितना कम होगा, सैंपल साइज आपको उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा, और मार्जिन ऑफ एरर जितना ही बड़ा होगा, सैंपल साइज आपका छोटा होगा। यहां पर इस फिगर में ये आप देख सकते हैं, समझाने की कोशिश की गई है। ये फिगर मैंने इस वेबसाइट से लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत सारे नोट्स मटेरियल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएगा। तो मैं जैसे कह रहा था कि सैंपल साइज आपका मैक्सिमम होगा जब मार्जिन ऑफ एरर कम रखेंगे। मतलब ये आपका एक लाइन है, इस लाइन में ये जो वैल्यू है 50% पर है। इस 50% से एरर जब आपने कम रखा, 2% का मार्जिन ऑफ एरर रखा, तो सैंपल साइज आपको मैक्सिमम बहुत सारे में सैंपल साइज चाहिए। जैसे जैसे मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाते जाते हैं, सैंपल साइज कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप मार्जिन ऑफ एरर 10% रखते हैं तो आपका सैंपल साइज का जो एरिया है वो ब्रॉडनेस हो जाता है, लेकिन साइज आपकी कम हो जाती है। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एक टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यहां से आप समझ सकते हैं कि डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल पर और इन सारे मार्जिन ऑफ एरर के बेसिस पर जो सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है वो ये है। हाई लेवल ऑफ प्रेसिशन मींस कि लोअर लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ एरर requires larger sample size and higher cost to achieve those samples। ये इसमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मार्जिन ऑफ एरर जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको लार्जर सैंपल साइज की जरूरत पड़ेगी, और हायर कॉस्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी सैंपल को कलेक्ट करने में। तो फील्ड डेटा कलेक्शन से पहले आपको ये सारा चीज डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे का स्टेप यूज करना है। अब बात कर लेते हैं डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल की। पहले हमने देखा मार्जिन ऑफ एरर आपको कितना कम करना है। इसमें भी बात यहां पर हो जाती है कि डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। आदमी किसी भी सिंपल तरीके से बोलता है 90% चांस है कि ये काम हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में इसी तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन किया गया है, 90%, 99%, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उसके बेसिस पर जेड वैल्यू या जेड स्कोर कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जेड स्कोर का यूज किया जाता है, जो आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स के बुक में अपेंडिक्स में लास्ट में लिखा होता है। जेड वैल्यू आपको मिल जाएगा वहां से। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर जब आप जेड की वैल्यू सर्च करेंगे तो 1.96 होता है, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर 2.58 होता है। नाउ फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम वी नो दैट एक्स कोई एक वेरिएबल है, ये फॉलो करता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को। तो अगर एक्स कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो उसका मीन क्या होगा, नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हो जाता है। तो जब आप x माइनस एक्स बार मीन्स इसका एस्टिमेट है डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0-1 को फॉलो करेगा, जो कहलाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो जनरली जो सैंपल साइज कैलकुलेट होकर के आएगा, ये एज्यूम किया जाएगा कि वो सैंपल नॉर्मल को फॉलो करेगा, जो इस बेसिस पर काम करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो उस केस में हम एरिया प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो दूरी का एरिया होगा, ये कितने एरिया को कवर करेगा, 68.27%। सिमिलर तरीके से अगर इस मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो दूरी है और इस दूरी के अंदर में जितने भी एरिया आ रहा है, ये 95.45% एरिया को कवर करता है। और सिमिलर तरीके से 0 से -3 इधर और +3 इधर, इन दोनों के बीच की दूरी को कवर करते हुए जितना भी एरिया होगा, ये पूरा एक बेल शेप कर्व हो रहा है, इसके बीच की जितनी भी दूरी होगी और ये एरिया होगा, ये 99.73% एरिया को कवर करता है।
तो उसी को मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 68.27%, और ये कुछ यही है 68.27%। सिमिलरली 95.45% एंड 99.73%। यहां पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है कि कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल इंक्लूड 99%, 95% एंड 90%, बट एनी कॉन्फिडेंस लेवल में भी एस्टैब्लिश्ड। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको मैक्सिमम टाइम 99 और 95% पर ही एस्टिमेट फाइंड करने के लिए मिलता है, और आप करते भी हैं। इसका मतलब क्या होता है, 99% of the area of the normal curve falls within the limits plus minus 2.58 sigma. Here 2.58 is Z score. यहां पर आपको जो दिख रहा है 99.73%, ये 99 पॉइंट के बाद जो 73% है एक्स्ट्रा, इस पूरे को कवर करने के लिए 6 सिग्मा का यूज होता है, जो कि -3 और से +3 ये दोनों के बीच की दूरी है। यहां पर हमने 73 को छोड़ दिया है। सिर्फ 99% पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो जेड स्कोर होता है वो 2.58 होता है, आपको ये याद रखना है। सिमिलर तरीके से 95.45% पर 2 होता है, अगर हम इस 0.45 को छोड़ते हैं तो 1.96 होता है, जो कि 2 से थोड़ा ही कम है। तो जेड का स्कोर ये 1.96 होगा। इस वजह से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर ये एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व फॉल्स विद इन द लिमिट्स प्लस माइनस 1.96 सिग्मा, ये जेड स्कोर कहलाता है। दो चीजों को आपने देखा, पहले लेवल ऑफ प्रेसिशन जिसको मार्जिन ऑफ एरर भी कहा जाता था, दूसरा आपने देखा कॉन्फिडेंस लेवल, और तीसरा आता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द पॉपुलेशन। जो वेरिएबिलिटी का लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूशन के एट्रीब्यूट्स को बताता है जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। एक लेक्चर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड पॉपुलेशन, जो मैंने सैम्पलिंग थ्योरी के सीरीज में ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस हो तो स्मॉल सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो लार्जर सैंपल साइज लेना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ प्रिसिशन और मार्जिन ऑफ एरर। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि स्मॉलर सैंपल साइज के लिए होमोजीनियस पॉपुलेशन होना चाहिए, और अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो आपका सैंपल साइज लार्ज होने की संभावना बनी रहेगी। नाउ अल्फा लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, ये कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, जिसमें ये ई मार्जिन ऑफ एरर है, मार्जिन ऑफ एरर। इस ई को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, वेयर ई इज इक्वल टू जेड अल्फा इंटू सिग्मा पी। जेड अल्फा की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 1.96 होगी, आपको पहले ही स्लाइड में मैंने बताया, और 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 2.58 होगी। और सिग्मा पी जो प्रोपोर्शन के केस में सिग्मा की वैल्यू ये होती है √p कैप 1 माइनस पी कैप डिवाइडेड बाई n। p एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन है, तो 1 माइनस पी क्या होगा, जो प्रोपोर्शन में एस्टिमेट नहीं हुआ है, मीन्स p इंटू क्यू। तो यहां पर फाइनली लिखा हुआ है E इज इक्वल टू जो मार्जिन ऑफ एरर है इसकी वैल्यू जेड अल्फा √p, और ये 1 माइनस पी की वैल्यू q से रिप्लेस कर देंगे तो जेड अल्फा √pq डिवाइडेड बाई n, वेयर q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ये आपको याद रखना है, ये E की वैल्यू होती है, और यहीं से डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी डिफाइन होता है। तो जिस तरह से एरिया प्रॉपर्टी में आपने देखा था, तो ये सिग्मा क्या होगा, ये एक डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होगी, ये भी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होगी। यहाँ पर 2 सिग्मा क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, वेयर सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये जो 2 है ये जेड की वैल्यू होगी। सिमिलर तरीके से जेड की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है 99.73%, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। और यहाँ प्रोपोर्शन के केस में सिग्मा को इस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी के केस में सबसे बड़ा रोल मार्जिन ऑफ एरर का ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ई इज नोन एज द मार्जिन ऑफ एरर और द एरर ऑफ एस्टिमेट। यहाँ ई कैपिटल हो गया है, स्मॉल ई होगा, हालांकि यहाँ पर कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कैपिटल ई नोटेशन लेकर चलना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से ही स्मॉल ई लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल ई होगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। नाउ अभी तक हमने देखा
लेवल ऑफ प्रेसिशन, कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद बारी आती है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज को डिटरमाइन करने की, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि इस डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज को अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। वहां पर आपको देखने को मिल सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, एस्टिमेशन ऑफ सैंपल साइज, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज। ये सारे टर्म ये सभी सेम होते हैं। और सैंपल साइज के कैलकुलेशन में सिंपल रैंडम सैंपलिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग for calculating the appropriate sample size. It is a method of drawing n units of sample out of a population of size n by giving equal probability to all units. ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से सैंपल का सिलेक्शन इस तरीके से किया जाए कि हर बार प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। और चूंकि ये पूरा वीडियो सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन पर बेस्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर उसके मेथड को भी अरेंज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो मेथड यूज होते हैं एप्रोप्रिएट सैंपल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। पहला है कोकरान फार्मूला और दूसरा है यामाने फार्मूला। कोकरान फार्मूला में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम यामाने फार्मूला देखेंगे, जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है कोकरान फॉर्मूला। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन के लिए आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है। ये तीनों फैक्टर ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। यहाँ पर कोकरान फॉर्मूला में मैंने फिर से डिफाइन किया हुआ है, दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन आइडियल सैंपल साइज इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रेसिशन, डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल एंड एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। क्योंकि आपको जब सैंपल साइज कैलकुलेट करना होगा तो या तो पॉपुलेशन का साइज आपको मालूम होगा या तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी स्टडी में होगा। तो उन दोनों केस के लिए कोकरान फॉर्मूला का यूज हम यहाँ से करेंगे और सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे। तो कोकरान फॉर्मूला में इन तीनों फैक्टर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये तीन फैक्टर काम करते हैं कोकरान फॉर्मूला में। बाकी डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज में ये दोनों तो होते ही हैं, लेकिन ये तीसरा हो जाता है डिजायर्ड लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी। जेड स्कोर में जब स्टैंडर्ड डिवीजन को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी मिल जाएगा, वेयर मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू ये होता है। नाउ कोकरान 1977 प्रोवाइडेड द फॉर्मूला फॉर बोथ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट पॉपुलेशन। ये दोनों टाइप के पॉपुलेशन के लिए कोकरान ने सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड किया था। तो सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए देखेंगे, उसके बाद फाइनाइट पॉपुलेशन पर आएंगे। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का केस देखते हुए उसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए कि सैंपल साइज का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है और हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ केस 1, व्हेन पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके एस्टिमेट अगर मालूम है, उस केस में कोकरान का जो सैंपल साइज होता है वो पी कैप इंटू क्यू कैप इंटू जेड अल्फा डिवाइडेड बाई ई पावर 2। आपको अलग अलग बुक्स में इस फॉर्मूले को कुछ अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन याद करने के पर्पज से आपको ऐसे याद रखना जरूरी होगा। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि पी क्यू डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू जेड अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म क्या है, अलग अलग हो जा रहा था, लेकिन मैंने इसको एक सिंपल तरीके से स्क्वायर टर्म को अलग रख लिया और पी क्यू वाले टर्म को अलग रख लिया। यही हमारा कोकरान का इनफाइनाइट पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट के केस में। वेयर पी प्रोपोर्शन डिफाइंड फ्रॉम ए प्रिलिमिनरी सैंपल। क्यू क्या है आपको मालूम है, 1 माइनस पी होता है। जेड अल्फा ये एक जेड स्कोर है या इसको जेड वैल्यू भी कहते हैं फॉर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, और ई है डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर। इन दोनों के बारे में मैंने पहले ही बताया। आपका जो डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल है 95% पर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1.96 हो जाएगा। 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर अगर सैंपल साइज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 2.58 हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना है, आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, उस मार्जिन ऑफ एरर को यहाँ पर रखेंगे
अगर आपने मार्जिन ऑफ एरर 2% का लिया तो ई की वैल्यू 0.02 होगी, 3% लिया तो 0.03 होगी। सिमिलर तरीके से अगर 5% लिया तो 0.05 होगी, एंड सो ऑन आप रख सकते हैं इस तरीके से। तो पता क्या चला कि अगर प्रोपोर्शन साइज आपको मालूम है कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन फेवर में है, तो नॉट फेवर Q इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जब भी आएगा या तो मैक्सिमम 0.25 आएगा या उससे कम आएगा। आप कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हमेशा 0.25 मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है या उससे कम ही रहेगा। तो इस पूरे वैल्यू को जब डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल और डिजायर्ड लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, इन दोनों का फ्रैक्शन करके स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सैंपल साइज कैलकुलेट होकर के आता है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। आप इतनी बातें समझ गए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल को लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, आफ्टर सर्वेइंग 240 काउंटी रेसिडेंट्स अबाउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड चैलेंज इन इलेक्शन पॉलिसी, you find that 75.8% were in favor. Using a 95% confidence level, the margin of error in this survey was more than 5%. You need to reduce it to 3%. How many more residents need to be included in the survey to reduce the margin of error to 3%? यहाँ पर जो एग्जाम्पल में बातें कही गई है, इन बातों को समझना बिल्कुल ही जरूरी है। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सर्वे किया गया है 240 लोगों से सर्वे अभी तक हो चुका है, और इतने लोगों से सर्वे होने के बाद आपको ये मालूम चला कि 75.8% लोग फेवर में हैं इलेक्शन पॉलिसी के, चाहे जो जैसा भी क्वेश्चन है इलेक्शन पॉलिसी के फेवर में है। आपको यहां से P की वैल्यू मिल गई, मींस P इज इक्वल टू क्या है 0.758। यूजिंग ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल मींस Z की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1.96। द मार्जिन ऑफ एरर इन दिस सर्वे वाज मोर देन 5%। मोर देन 5% था, लेकिन आपको 5% पर कैलकुलेट करना है, यहां पर दिया हुआ है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05। इतना बेस लाइन आपके पास दिया हुआ है, P की वैल्यू मालूम है, Z अल्फा मालूम है और E मालूम है। इस पर जो सैंपल साइज कैलकुलेट होकर के आएगा, अब सोचिए कि आपको इस मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करके 3% तक ले जाना है। कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको सेम टू सेम 95% ही रखना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेयर p इज इक्वल टू 0.758 और q इक्वल टू 1 माइनस p हो जाएगा। तो पहले चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि एट फर्स्ट 240 सैंपल्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द प्रिलिमिनरी डेटा विथ मार्जिन ऑफ एरर E इज इक्वल टू 5% एंड दिस इज इक्वल टू 0.05। सिमिलर तरीके से P इज इक्वल टू 75.8% है, जिसको आप जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 0.758 हो जाएगा, एंड Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस P इज इक्वल टू 0.24 और Z अल्फा की वैल्यू 1.96 होगी, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर इसकी वैल्यू 1.96 होती है। ये आपको मालूम है कि 240 काउंटी ऑलरेडी सैंपल में इंक्लूडेड है, तो आपको इस पूरे डेटा के बेस पर 3% के मार्जिन ऑफ एरर पर न्यू सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। आपने न्यू मार्जिन ऑफ एरर E स्टार इज इक्वल टू 3% इक्वल टू 0.03 ये ले लिया। देन रिक्वायर्ड सैंपल साइज with new margin of error n is equal to pq into z alpha divided by a star to the power 2। सैंपल साइज के जो फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको मार्जिन ऑफ एरर 5% के जगह पर 3% लेना है। तो जैसे ही 3% करेंगे आपका सैंपल साइज मैक्सिमम हो जाएगा। सैंपल साइज मैक्सिमम होकर के कितना आएगा, ये कैलकुलेशन होने के बाद 783। इस 783 में 240 सैंपल्स आपने पहले से ही इंक्लूड किया हुआ है विथ मार्जिन ऑफ एरर 5%। तो मार्जिन ऑफ एरर को जब रिड्यूस किया तो ये 240 मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा।
तो आपको अपनी स्टडी में सैंपल कितना और बढ़ाना होगा, 783 माइनस 240, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किया हुआ है तो आपको मिल जाएगा 543। दिस 543 सैंपल्स कैन बी एडेड इन द स्टडी टू रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर अप टू 3%। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस क्वेश्चन में 95% पर और 5% के मार्जिन ऑफ एरर पर सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया था, जो स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा लेकिन उसमें से 240 काउंटी को सैंपल किया गया था और P की वैल्यू आपको 75.8% मिली थी। अगर हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल और 3% के मार्जिन ऑफ एरर इस पर सैंपल साइज को कैलकुलेट करते तो ये 783 के जगह पर कुछ और भी आता जो कि इससे भी मैक्सिमम होता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ में आ गया होगा आपको। इस स्लाइड में जो मैंने डिस्कस किया था, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। यहां पर मार्जिन ऑफ एरर जैसे जैसे कम करते जाते हैं सैंपल साइज मैक्सिमम होता चला जाता है। इसमें डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया हुआ है। जो सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है वो भी एक डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बेस्ड कैलकुलेट किया गया है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो अगर मार्जिन ऑफ एरर कम करेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो उस केस में भी सैंपल साइज और ज्यादा मैक्सिमम हमें मिलेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें कंक्लूजन क्या मिला? We see that for a 95% confidence level and 3% margin of error, the required sample is 783। यहाँ पर आपको दिख रहा है 783, 3% margin of error पर मिला। Thus, this is equal to 543 and 543 additional samples should be included to reduce the margin of error up to 3%। ये बिल्कुल conceptual problem है। ये क्वेश्चन मैंने क्लिक एपी स्टैटिस्टिक्स यहाँ से लिया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ही रेफरेंस मटेरियल के बारे में बताया था, उसी बुक से लिया हुआ है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि कोई भी स्टडी हो तो उस स्टडी में हमें जनरली पी की वैल्यू मालूम होती है। मींस प्रोपोर्शन हमें मालूम होता है कि कितना प्रोपोर्शन से इंटरव्यू कर लिया गया है या कितने प्रोपोर्शन तक हमें पहुंचना है या जो भी है प्रोपोर्शन हमें मालूम होता है। लेकिन एक ऐसा केस भी आएगा जब प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं होगा और पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगा। तो चूंकि हमें मालूम है कि P प्रोपोर्शन है और Q भी प्रोपोर्शन है और उन दोनों का जो सम है मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ वी हैव ए लार्ज पॉपुलेशन, कंसीडर वी हैव ए लार्ज पॉपुलेशन हुज डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट नोन। ये एक्चुअली में वेरिएबिलिटी ही है। P की वैल्यू और Q की वैल्यू क्या है? वेरिएबिलिटी ही है। जहां पर आपने जो क्वेश्चन में देखा था ये 75.8% ये वेरिएबिलिटी ही है। तो इसी के बेसिस पर Q की वैल्यू आपको 0.242 मिला। तो मानते हैं कि अगर एक ऐसा लार्ज पॉपुलेशन है जिसकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ये नोन नहीं है, इन दिस केस वी मे एज्यूम द मैक्सिमम लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विच इज इक्वल टू 50%। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हम मैक्सिमम लेवल तक का लेंगे। अगर P की वैल्यू 50% होगा तभी Q की वैल्यू भी 50% होगा और ये मैक्सिमम को अटेन करेगा। तो उस केस में जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज होगा P इंटू Q इंटू जेड अल्फा डिवाइडेड बाई E टू द पावर 2 और PQ की वैल्यू क्या है? 0.25 और 0.25 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 2E टू द पावर 2। ये आपका एक रिक्वायर्ड सैंपल साइज होगा मैक्सिमम वेरिएबिलिटी के केस में। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है। इफ यू नीड टू पोल वोटर्स टू डिटरमाइन वेदर दे फेवर ए बैलेट प्रोपोजिशन, यू नीड ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल एंड ए मार्जिन ऑफ एरर 3% और लेस। हाउ मेनी वोटर्स शुड यू इंक्लूड इन द स्टडी? यहां पर देखिए आपको वोटर को पोल करना है और उनसे ये जानने की कोशिश करनी है कि वेदर दे फेवर ए बैलेट प्रोपोजिशन। आपके पास कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं दी हुई है, मतलब कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स कुछ भी मालूम नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी जो मैक्सिमम फेवर है वो आप 50% मानकर चलेंगे। एज्यूम कर लेंगे कि 50% वोटर बैलेट प्रोपोजिशन का फेवर करते हैं। तो उस केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी?
0.5। ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, मीन्स कि z की वैल्यू 1.96 है और मार्जिन ऑफ एरर 3% है, मीन्स कि e की वैल्यू 0.03 है। अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। इस फॉर्मूले में आपको रखना है PQ की वैल्यू 0.25 है, 1.96 डिवाइडेड बाई 0.03, इसका स्क्वायर करके जो भी आएगा वो सैंपल साइज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Z इज इक्वल टू 1.96, Z स्कोर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मार्जिन ऑफ एरर E इज इक्वल टू 3% है, 0.03 है। हियर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट नोन, सो वी कैन एज्यूम द मैक्सिमम वेरिएबिलिटी विच इज इक्वल टू 50%, दैट इज P कैप इज इक्वल टू 0.5। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0.5, सो दैट PQ इज इक्वल टू 0.25। द सैंपल साइज इज देन कैलकुलेट करके क्या आएगा 1067.11, अप्रोक्सीमेटली 1067। ये तो हुई 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। सपोज कि इसमें 95 के जगह पर 99% होता और मार्जिन ऑफ एरर 3% ही होता, तो उस केस में क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, तो बढ़ेगा कब, जब आपके पास सैंपल ज्यादा होगा। तो जैसे ही 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर और सेम मार्जिन ऑफ एरर पर भी हम सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से 1067 से बढ़कर ये 1849 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कुछ सैंपल साइज कैलकुलेट किए हुए हैं डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर के ऊपर, जिसमें हमें पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी मालूम नहीं है। तो उस केस में क्या किया गया है, P इज इक्वल टू 0.5 एंड Q इज इक्वल टू 0.5। जब 95% कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर 3% पर सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे, एज्यूमिंग दैट देयर इज मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, तो हमें ये सैंपल साइज मिलेगा 1067। सिमिलर तरीके से 5% पर 384 मिलेगा, 7% पर 196 मिलेगा और 10% पर 96 मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाते जाते हैं, सैंपल साइज हमारा कम होता जाता है। लेकिन कोरेस्पोंडिंगली अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99% हो जाता है, तो उस केस में Z अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2.58। तो 3% के ही मार्जिन ऑफ एरर पर आपको ऑलमोस्ट इसका डबल लेना पड़ेगा सैंपल। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे बढ़ा दिया। भले से ही मार्जिन ऑफ एरर आपका सेम है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया, इस वजह से सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। 5% के मार्जिन ऑफ एरर पर 666 हो जाएगा, ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर। 7% के मार्जिन ऑफ एरर पर 340 एंड 10% के मार्जिन ऑफ एरर पर 166 सैंपल साइज आएगा। ये कैलकुलेट कैसे किया गया है, इस फॉर्मूले का यूज करके। n इज इक्वल टू 0.25 ये सब में होगा। आपने चूंकि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी की बात की है, इसलिए Z अल्फा डिवाइडेड बाई E इस पूरे का पावर 2। और जो आपने स्टार्टिंग में फिगर में भी देखा, मैं स्लाइड को फिर से दिखा दूं, 3% के मार्जिन ऑफ एरर और 95% को कॉन्फिडेंस लेवल पर 1067 सैंपल साइज कैलकुलेट होकर के आया था। 4% मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, 5% पर 384 आया था, 7% पर भी कुछ आया था और 10% पर 96 आया था। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ मार्जिन ऑफ एरर पर सैंपल साइज दिया गया है। इसका मतलब कि ये टोटल कैलकुलेशन किस पर हुआ है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, जिसमें Z की वैल्यू क्या होती है 1.96। तो यहां से एक आपको आइडिया मिल गया कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में जब पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमें मालूम ना हो, तो उस समय हम मैक्सिमम प्रोपोर्शन एज्यूम करके चलते हैं, जहां पर P इज इक्वल टू 50% होता है और 50% का मतलब 0.5। तो Q की भी वैल्यू हो जाएगी 0.5 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.25। मल्टीप्लाई करेंगे, n का जो वैल्यू आएगा सैंपल साइज वो कुछ ये होगा। इसके ऊपर बेस्ड ही आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया और यहां पर एक समरी टेबल है। नाउ व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो कोकरान के ही फॉर्मूले में जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो, मींस हमें पॉपुलेशन का साइज मालूम हो,
उस केस में सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी एक इजी टेक्निक है सॉल्व करने का। इस केस में भी हम पहले मान के चलेंगे कि जो पॉपुलेशन है इनफाइनाइट है, मीन्स हम वहां पर पहले इनफाइनाइट के केस का फॉर्मूला लेकर चलेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम करेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और वही करेक्शन फॉर्मूला कोकरान के फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए सैंपल साइज डिटरमाइन करेगा। According to Cochrane 1977, if the population is finite, the sample size can be reduced slightly. Sample size reduce हो जाएगा जब population finite होगा। Infinite population के लिए तो maximum होगा, जितना भी ले सकते हैं maximum कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन अगर population finite हुआ तो sample size कुछ ना कुछ reduce जरूर होगा। This is due to the fact that a very large population provides proportionally more information than that of a smaller population size. यहाँ पर इनफाइनाइट का केस लिखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन हो तो उस केस में मोर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर पॉपुलेशन साइज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस n नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N, वेयर n इज फाइनाइट पॉपुलेशन साइज। अब यहाँ n नॉट क्या है? n नॉट यही है जो आपने इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में यूज किया था। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ये n क्या है। इट इज कॉल्ड करेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग फाइनल सैंपल साइज फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन। इस पूरे फॉर्मूले को करेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है कोकरान का, वेयर n नॉट इज इक्वल टू दिस, n नॉट इज इक्वल टू p कैप q कैप इनटू z अल्फा डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2। हियर n नॉट is the sample size obtained on the basis of formula for infinite population। n नॉट को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि पहले हम ये डिसाइड कर चलेंगे या एज्यूम करके चलेंगे कि सैंपल साइज इनफाइनाइट पॉपुलेशन से आया है और इस n नॉट में पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू अगर टेंड्स टू 0 हो जाता है, मीन्स नेग्लिजिबल हो जाता है, देन n नॉट इज ए सेटिस्फैक्टरी अप्रोक्सीमेशन टू द सैंपल साइज। n नॉट ही सैंपल साइज हो जाएगा इस फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। ये एक कंडीशन है, ये एक टेक्निकल वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है और फुल कॉन्सेप्ट भी है, आपको समझना जरूरी होगा कि फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में भी हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे और कंसिडर करेंगे कि ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन का केस हमें एग्जैक्ट कब हो जाएगा? जब इस प्रोपोर्शन को जब सॉल्व करेंगे और ये टेंड्स टू 0 हो जाए तो हम n नॉट को ही फाइनल फॉर्मूला मान लेंगे कि n नॉट का जो वैल्यू आया यही फाइनाइट पॉपुलेशन का सैंपल साइज होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज कि सैंपल साइज 13,191 इन द एबव टेबल, जो ऊपर में टेबल आपने देखा, विथ 5% मार्जिन ऑफ एरर एंड एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल द सैंपल साइज इज 666। यहाँ 5% के मार्जिन ऑफ एरर और 99% के कॉन्फिडेंस लेवल, इस पर सैंपल साइज क्या है? 666। देन हमें पॉपुलेशन साइज मालूम है और n नॉट की भी वैल्यू यहाँ से मालूम है। ये n नॉट किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन वाज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एंड मैक्सिमम वेरिएबिलिटी वेयर देयर। तो 666 आपका n नॉट की वैल्यू आ गई। जब आपने डिवाइड किया तो ये ऑलमोस्ट 0.05 आया, जो 5% एक्सीड कर रहा है। अगर ये वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाती तो उस केस में हम n नॉट को ही मान लेते कि ये हमारा फाइनल सैंपल है, लेकिन चूंकि ये 5% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, मींस जो पॉपुलेशन साइज ये था, इस पॉपुलेशन साइज से 666 ना कैलकुलेट होकर के इससे कुछ कम सैंपल साइज होना चाहिए था। तो 5% अगर एक्सीड हो रहा है तो करेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? इसी के बेसिस पर करेक्शन फॉर्मूला का यूज हुआ है। करेक्शन फॉर्मूले पर आपने इस वैल्यू को रखा, n की वैल्यू क्या आ गई? 634। मीन्स कि आपने ये एज्यूम किया था कि अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो तो उस केस में सैंपल साइज 666 होगा, लेकिन आपको चूंकि पॉपुलेशन का साइज मालूम है 13191, जब इसके रेशियो को निकाला तो पता चला कि 5% एक्सीड कर रहा है
और 5% के एक्सीड के बेसिस पर आपने करेक्शन फॉर्मूला को जब यूज किया तो आपको करेक्ट फॉर्मूला जो सैंपल साइज होना चाहिए वो 634 मिल गया। Thus, for the population n is equal to 13,191, the sample size should be 634 at 99% confidence level and at 5% margin of error। ये यहाँ पर 99% और 5% इसलिए लिखा गया है क्योंकि 666 जो कैलकुलेट होकर के आया है वो इन्हीं दोनों डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल और डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर के बेसिस पर आया है। तो जब फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ तो ये ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूडेड है इन नॉट में, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि सैंपल साइज शुड बी दिस एट दिस कॉन्फिडेंस लेवल एंड दिस मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ तक आपने कुकरान फॉर्मूला को समझा। इसमें इनफाइनाइट पॉपुलेशन और फाइनाइट पॉपुलेशन दोनों मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। कुकरान फॉर्मूला को समझने के लिए सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करना है फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इन दोनों पर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के भी हमने यहाँ पर देखा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया ये समझ में आया होगा। अभी एक और मेथड बचा हुआ है यमाने फॉर्मूला, ये एक स्लाइड में है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ये बिल्कुल इजी होता है। यमाने 1967 सजेस्टेड ए सिंप्लीफाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैंपल साइज फ्रॉम ए पॉपुलेशन। इन्होंने एज्यूम किया कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल और मैक्सिमम लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी 50%, इस पर जो सैंपल साइज होगा वो ये होगा n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 1 प्लस n e स्क्वायर। ई क्या है? मार्जिन ऑफ एरर। ये वो रिस्क है जो आप बियर करते हैं। आपको अगर रिस्क 1% लेना है तो आप 1% लीजिए, 2% पर रखना है तो 2% लीजिए, 3%, 4%, 5%, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप जितना रिस्क बियर कर सकते हैं उतना रिस्क आप लीजिए, आपको सैंपल साइज मिलेगा। तो यमाने फार्मूला में आपने नोट कर लिया कि सैंपल साइज n है, कुछ ये होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाई 1 प्लस n e स्क्वायर, वेयर n इज पॉपुलेशन साइज एंड e इज द टॉलरेबल मार्जिन ऑफ एरर। अब इसके एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट ये आपका पॉपुलेशन साइज था जो आपने कोकरान फॉर्मूला में यूज किया था। मार्जिन ऑफ एरर 5% लिया और कॉन्फिडेंस लेवल 95% लिया और मैक्सिमम लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी आपने एज्यूम किया जो p इक्वल टू 0.5 है, तो q इक्वल टू भी 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर p और q की वैल्यू यूज होनी ही नहीं है, बस आपको एक एज्यूमशन करना है। हियर मार्जिन ऑफ एरर e इज इक्वल टू 5% है जो 0.05 लिखा जाएगा। देन सैंपल साइज फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ये क्या हो जाएगा? जब वैल्यू रखेंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर ही बेस्ड फॉर्मूला है, वेयर e मे बी डिफरेंट फॉर योर डिजायर। तो e की वैल्यू अगर 0.05 रखते हैं तो ये कैलकुलेट करके 388 आता है। अब कोकरान फॉर्मूला में सेम 95% कॉन्फिडेंस लेवल और 5% मार्जिन ऑफ एरर, इन दोनों पर कैलकुलेट होकर के क्या आएगा? 384, जो कि लगभग इक्वल है। तो इतने से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। जैसे जैसे मार्जिन ऑफ एरर घटाते जाते हैं सैंपल साइज मैक्सिमम होता रहता है। अगर मार्जिन ऑफ एरर कम कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं तो भी सैंपल साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीजें वाइवा में काम आएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हैं, तो डिफरेंट टाइप के स्टडी कंडक्ट करने में जो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, उस सैंपल साइज को आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं और अपने एस्टिमेट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे जो मटेरियल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इस रेफरेंस से लिया हुआ था, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी दूसरे फेवरेट मटेरियल के साथ, द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।